एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर डेफिनेशन। डीएनए के जो मोलिकुलर एनालिसिस है उसको पॉसिबल बनाना होता है डीएनए की क्लोनिंग के लिए, तो मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो ही क्लोनिंग होगी, सिंगल मॉलिक्यूल से डीएनए की क्लोनिंग नहीं होगी। क्लोनिंग वेक्टर एक स्मॉल पीस है डीएनए का जो कि वायरस से, प्लाज्मिड से, हाईली ऑर्गेनिज्म से के सेल से ले सकते हैं। इसको स्टेबली मेंटेन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया है। ये क्लोनिंग के लिए किया जाता है, इसे कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। ज़्यादातर जो क्लोनिंग वेक्टर हैं वो जेनेटिकली इंजर्ड हैं, और ये क्लोनिंग वेक्टर है वो चूज़ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू डीएनए टाइप और साइज़ पे डिपेंड कर रही होती है। क्लोनिंग वेक्टर फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है, एक वेक्टर है और एक फॉरेन डीएनए है। इन दोनों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू लाइगेट कर रहे हैं फ्रेगमेंट्स में टुगेदर। कुछ डीएनए फ्रेगमेंट के बाद क्लोन हो जाते हैं और एक दफ़ा क्लोन कर दिए जाते हैं तो उसको दोबारा भी हम सब क्लोन कर सकते हैं किसी और वेक्टर के थ्रू। इसे कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि क्लोनिंग वेक्टर के डीएनए के टाइप पे, साइज़ पे डिपेंड कर रही होती है। अब प्लाज्मिड वेक्टर को यूज़ किया जाता है डीएनए की क्लोनिंग के लिए, और इसकी साइज़ की रेंजिंग सेवर बेस पेयर पे डिपेंड कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल 100 से 10 KB तक साइज़। क्लोनिंग स्ट्रेटजीज़ डिपेंड कर रही होती हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन पे और डिज़ायर एंड पॉइंट पे। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन में कुछ रिसोर्सेज आ जाते हैं, जैसे प्रोटीन सीक्वेंस क्या है, क्लोनिंग पोजीशन इन्फॉर्मेशन क्या है, mRNA स्पीशीज़ क्या है, सीक्वेंस क्या है, cDNA लाइब्रेरी क्या है, डीएनए सीक्वेंस नाउन है या अननाउन है, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी क्या है, पीसीआर प्रोडक्ट क्या है। इनमें से कोई भी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो क्लोनिंग की स्ट्रेटजी का पता चलेगा। अब यहाँ पे आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ आर जीन क्लोन यूजिंग प्लाज्मिड, के प्लाज्मिड के थ्रू जीन को कैसे क्लोन किया जा सकता है। इसको समझने के लिए 3 टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। फर्स्ट है रिकम्बिनेंट ऑफ डीएनए, यानी कि मिक्स डीएनए फैक्टर, जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए को सेल में कैरी करता है। अब यहाँ पे प्लाज्मिड्स का बताया है कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। प्लाज्मिड्स टीनी सर्कुलर डीएनए पीसीज हैं, बैक्टीरिया में होते हैं। इस तरह जीन को क्लोन करते हैं प्लाज्मिड को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई प्लाज्मिड आर गुड क्लोनिंग वेक्टर, कि प्लाज्मिड जो हैं वो गुड क्लोनिंग वेक्टर क्यों हैं, क्योंकि प्लाज्मिड का साइज़ छोटा होता है, प्लाज्मिड सर्कुलर पीसीज में होते हैं डीएनए के। तो क्लोनिंग वेक्टर के लिए जितना भी स्मॉल साइज़ होगा वो आसानी से आइसोलेट होगा, और जितना ज़्यादा सर्कुलर शेप में होगा उतना ज़्यादा ही मोर स्टेबल होगा। रेप्लिकेशन में आसानी होगी और ज़्यादा सेल की कॉपीज़ होंगी, और ईजीली एंटीबॉडी की रेजिस्टेंस को डिटेक्ट भी करेगा। तो प्लाज्मिड गुड क्लोनिंग वेक्टर इसलिए है क्योंकि प्लाज्मिड का साइज़ छोटा है और वो सर्कुलर शेप में है। यहाँ पे कुछ जिस तरह हमें इसके फ़ायदे हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं प्लाज्मिड को यूज़ करने के लिए। इसके ड्रॉबैक्स हैं, और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। लार्ज साइज़ जो प्लाज्मिड हैं वो क्लोन नहीं होंगे, और उसकी रेंजेस भी केबी स्टैंडर्ड से ज़्यादा होंगी तो वो भी क्लोन नहीं हो सकते। क्लोनिंग के लिए स्मॉल और सर्कुलर स्टेबल शेप होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि बैक्टीरियोफेज लैम्डा फेज क्या है। बैक्टीरियोफेज को लैम्डा फेज भी कहा जाता है और फेज भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, फेज क्या होता है, और फेज एक बैक्टीरियल वायरस है। फेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फेज की हेड, टेल, और टेल के साथ फाइबर्स होती हैं। अब लैम्डा वायरल जीनोम है जिसका 48.5 KB रीनियल डीएनए, और इसके एंड स्टिकी हैं। स्टिकिंग एंड होने की वजह से ये आसानी से हाइब्रिडाइज हो जाता है ईच अदर। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो स्टिकी एंड्स होने की वजह से हाइब्रिडाइज होते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या बताया गया है, इस डायग्राम में बताया गया है क्लोनिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत है। हम एक जीन लेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और एक बैक्टीरिया लेंगे।
अब एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को और एक प्लाज्मिड को लाइगेट करना है, प्लेटेड मीडियम पे लाइगेट करवाना है, तो क्लोनिंग के थ्रू हमारे पास सेल्स आ जाएंगे। कॉस्मिक वेक्टर। कॉस्मिक वेक्टर होता क्या है? कॉस्मिक वेक्टर ये रिकन्स्ट्रक्टिव प्लाज्मिड होता है, और कॉस्मिक वेक्टर ना प्लाज्मिक वेक्टर से बेटर होता है। और कॉस्मिक वेक्टर को अगर हम स्प्लिट करें ना तो हमारे पास टू वर्ड्स आते हैं, कोस और मिड। कोस, ये कोस जो है ना ये साइड्स है, ये लैम्डा फेज से लिया गया है, और मिड जो प्लाज्मिड है। कॉस्मिक वेक्टर ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें कोस साइड्स प्रेजेंस है। अब कॉस्मिड वेक्टर होता क्या है ये देखते हैं। कॉस्मिड आर हाइब्रिड वेक्टर्स। हाइब्रिड वेक्टर्स क्यों कहते हैं इसको? हाइब्रिड मतलब कि इसमें के प्लाज्मिड और लैम्डा फेज होते हैं, मतलब इसमें दोनों ही यूज़ हो रहते हैं, इसलिए इसको हाइब्रिड वेक्टर कहते हैं। और ये डिराइव फ्रॉम अ प्लाज्मिड हैविंग अ फ्रैगमेंट ऑफ लैम्डा फेज डीएनए विद इट्स कोसाइड्स। प्लाज्मिड से ये डिराइव किया गया है, और इसमें लैम्डा फेज डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं विद कोसाइड्स के साथ, विद कोसाइड्स। और कोस्मिड को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया कोलिन एंड हुलिन 1978 में। और कोस्मिड आर हाइब्रिड्स बिटवीन फेज एंड डीएनए एंड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। के जो कॉस्मिड है ना ये हाइब्रिड्स है बिटवीन किसके? फेज डीएनए मॉलिक्यूल्स के और बैक्टीरियल प्लाज्मिड के। बैक्टीरियल प्लाज्मिड मतलब के बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर ना नेचुरल फॉर्म में ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ना। और इसके बाद हमारे पास आता है कि कोसाइड्स प्लस प्लाज्मिड इज इक्वल कॉस्मिड, और दीज आर प्लाज्मिड डेट कंटेन द कोहेसिव बैंड्स ऑफ द बैक्टीरियोफेज लैम्डा। मतलब ये जो प्लाज्मिड है प्लाज्मिड कंटेन करता है कोहेसिव बैंड्स, मतलब कि इसके अंदर स्टिकी एंड्स प्रेजेंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्मिड। अब इसका हम स्ट्रक्चर कॉस्मिड देखते हैं कि टिपिकली कॉस्मिड हैज फॉलोइंग रीजन। सो फर्स्ट वाला हमारे पास आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब कि जहाँ से हमारे रेप्लिकेशन का ना प्रोसेस स्टार्ट होगा, और यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर अ क्लीवेज, रिस्ट्रिक्शन साइट के लिए क्लीवेज है, और क्लीवेज यूज़ करते हैं। एंड इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए, मतलब कि यह क्या, हम अपना जो फॉरेन डीएनए ना इंसर्ट करने के लिए ना हम रिस्ट्रिक्शन साइट को पहले क्लीवेज करते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड पे सेलेक्टेबल मार्कर फ्रॉम अ प्लाज्मिक कोडिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब सेलेक्टेबल मार्कर का तो हमें पता है कि सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब ये है कि कौन सा रिकम्बिनेंट रिकम्बिनेंट कौन सा रिकम्बिनेंट, या हम कह सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्म है या नॉन ट्रांसफॉर्म है, हम इसीलिए उसको सेलेक्टेबल मार्कर उसको हम यूज़ करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करने के लिए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो यूज़ करते हैं, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हम एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं जो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और आगे को साइज एंड साइज फ्रॉम द लैम्डा फेज हैज़ 12 बेसिस, मतलब कि लैम्डा फेज के पास ना 12 बेसिस होते हैं। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ना पैक कर लैम्डा पार्टिकल्स में ना ये पैक कर लेते हैं, और फिर ड्यू टू सर्कुलाइड हो जाते हैं, और दैन इसकी सर्कुलाइज तो फिर लाइगेशंस होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉस्मिड। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्मिड में क्या है कि वो देखते हैं कि इसके फीचर्स ऑफ द कॉस्मिड है। फर्स्ट आ जाता है कॉस्मिड हैज़ अ लेंथ ऑफ अबाउट 5 kb, मतलब कि इसकी जो लेंथ है वो 5 kb है। दे कैन बी यूज टू क्लोन डीएनए इंसर्ट ऑफ अप टू 40 to 50 kb, मतलब कि इसमें हम 40 to 50 kb ना डीएनए को इंसर्ट करवा सकते हैं, मतलब इसकी क्लोन करवाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और दे कैन बी पैक इनटू अ लैम्डा फेज पार्टिकल बट मल्टीपल एंड प्रोपोगेट लाइक प्लाज्मिड। मतलब ये है कि इसमें जो लैम्डा पार्टिकल है ना इसके हेड में ये प्रॉपरली ना, मतलब कि इसके हेड में प्रॉपरली ये पैक्ड होते हैं, और ये मल्टीपल भी हो रहे होते हैं, और प्रोपागेट भी होते हैं लाइक जैसे कि प्लाज्मिड। और इसके अलावा सिलेक्शन फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए इज बेस्ड ऑन द प्रोसीड यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्लाज्मिड। मतलब जो डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए का सिलेक्शन जो डिपेंड कर रहा है प्लाज्मिड के सिलेक्शन पर। और लास्ट पे आता है कॉस्मिड फैक्टर एम्पलीफाइड एंड मेंटेन इन सम विद प्लाज्मिड। जो कॉस्मिड है ना ये भी प्लाज्मिड की तरह ही एम्पलीफाइड भी होता है और मेंटेन भी होता है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कॉस्मिड के। नेक्स्ट आ जाता है यील्ड्स आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स। सबसे पहले हमें वेक्टर्स का पता होना चाहिए कि वेक्टर्स होते हैं क्या। वेक्टर का हमें पता है आइडेंटिकल कॉपीज बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और यील्ड्स आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स मतलब कि यही है कि जो
जो ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है ना, ये एक शटल वेक्टर्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा जीनोम के अंदर ना रेप्लिकेट होते हैं। मतलब कि जैसे कि ई कॉलाई सेल के अंदर भी ये रेप्लिकेट कर सकते हैं और ये सेल्स के अंदर भी, दोनों में इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर का मतलब ये है कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होता है क्या है, हम ये देखते हैं ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रोमोसोम है और उसको इसको मतलब कि यीड्स ऑफ डीएनए ऑफ यीड्स इसको डिराइव किया गया है और ये डीएनए ऑफ यीड्स इसको डिराइव किया गया है और ये ह्यूमन इंजीनियरिंग डीएनए है मॉलिक्यूल्स है। और इसमें जो यीड सेल्स में ना हम डीएनए की सीक्वेंसिंग जो है क्लोन करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद इसकी जो अमाउंट है ना, मतलब जो जो इसके अंदर जितनी कितना हम लीड सेल्स में ना हम डीएनए की सीक्वेंसिंग जो है क्लोन करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद इसकी जो अमाउंट है ना, मतलब जो जो इसके अंदर जितनी कितना हम डीएनए को क्लोन करवा सकते हैं वो 500 to 1500 KB तक इसके अंदर हम डीएनए को क्लोन करवा सकते हैं। मतलब इसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि हम बहुत सारे डीएनए को हम क्लोन करवा सकते हैं इसके अंदर। और ये लीनियर वेक्टर्स होते हैं और ये इसका जो बिहेवियर होता है यीड्स क्रोमोसोम्स की तरह ही होता है, इसलिए हम इसको यीड्स आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टिपिकली यीड्स आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के एग्जांपल है PYAC3। और इसमें इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंसिंग फॉर द रेप्लिकेशन, इसमें सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सब का प्रोसेस स्टार्ट होता है और इसमें CEN4 सीक्वेंस है जो कि सीक्वेंस फॉर द सेंट्रोमेरिक फंक्शन है जो रिक्वायर्ड है फॉर इक्वेशनल डिवीजन। मतलब कि ये है कि जब सेल डिवीजन होता है ना, तो उसमें जो इक्वेशनल डिवीजन करने के लिए ना जो रिक्वायर्ड होता है ना, वो सेंट्रोमेरिक से होता है। और थर्ड पे आता है हमारे पास टीलियोमेरिक सीक्वेंसिंग फ्रॉम द यीड्स क्रोमोसोम्स एट द टू एंड्स अगेंस्ट एक्सोन्यूक्लियस एक्शन। टीलियोमेरिक सीक्वेंसिंग मतलब कि ये ना यीड सेल के ना दोनों तरफ होते हैं ये, और ये दोनों तरफ होते हैं और ना ये क्या करते हैं कि ये इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ना ये रिस्पॉन्स होते हैं। और एक्सोन्यूक्लियस एक्शन का मतलब ये इसमें ये आता है कि इसके ना अगेंस्ट होते हैं और उसको रोकने के लिए, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल। और फोर्थ पे आ जाता है हमारे पास TR1 TRP1 एंड URA3 एज अ टू सेलेक्टेबल मार्कर्स है। ठीक है, ये हमारे पास टू सेलेक्टेबल मार्कर्स का तो हमें पता है कि मैंने पहले भी बताया कि ये मतलब ये इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें रिकम्बिनेंट है कि या इसमें कौन सा रिकम्बिनेंट है या कौन सा नॉन रिकम्बिनेंट है, इसलिए हम सेलेक्टेबल मार्कर्स को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एक सेलेक्टेबल मार्कर्स है जो कि हम डीएनए को इंसर्ट करवाते हैं, इंटीग्रेट करवाने के लिए हम डीएनए को इंसर्ट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स, वो है SUPO4। नेक्स्ट आ जाता है इसके एडवांटेज क्या है यीड्स आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के एडवांटेज जो हैं, पहला इसका एडवांटेज ये है कि वो लार्जेस्ट इंसर्ट कैपेसिटी ऑफ एनी क्लोनिंग सिस्टम। जैसे मैंने पहले बताया कि ये ना ये लार्जेस्ट कैपेसिटी रखता है, मतलब कि बहुत सारी कैपेसिटी रखता है कि इसमें जो इंसर्ट करवाने के लिए ना डीएनए को इंसर्ट करवाने क्लोनिंग करवाने के लिए बहुत सारी कैपेसिटी रखता है। ये मतलब इसकी ना बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि ये एक से ज़्यादा डीएनए को क्लोन करवा लेता है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेकंड में यील्ड्स एक्सप्रेशन वेक्टर एडवांटेज ओवर बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम देन कैन बी यूज टू एक्सप्रेस यूकैरियोटिक प्रोटीन। मतलब इसमें यूकैरियोटिक प्रोटीन के एक्सप्रेशन करने के लिए ना हम ये BAC का हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को। और जो यील्ड्स आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जो थर्ड वाला है ना, इसमें माइटोसिस और मियोसिस के ना क्रोमोसोम की बिहेवियर को देखने के लिए ना हम इसमें इसको स्टडी कर सकते हैं इसको भी। और इसकी लिमिटेशंस आती है, इसकी लिमिटेशन में क्या YAC हैज़ बीन फाउंड टू बी लेस स्टेबल द BAC। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है ये बैक्टीरिया आर्टिफिशियल लेस स्टेबल है YAC के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेक्टोवायरसेस। रेक्टोवायरसेस जो है ना, रेक्टोवायरस को हम यूज़ करते हैं ये जीनोम ना ह्यूमन या एनिमल के जीनोम में ना इंट्रोड्यूस करवाते हैं इम्यून या आल्टर जीन के लिए हम इसको रेक्टोवायरस को हम यूज़ करते हैं। जो रेक्टोवायरस ना ये बेसिकली RNA वायरसेस ही होते हैं।
इसके पास ना अपने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और ये कॉज भी कर सकता है ये ट्यूमर, और कॉज करता है ट्यूमर को भी। और इसके अलावा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मतलब कि ये है कि जब आरएनए है ना, जब डीएनए में कन्वर्ट होता है ना, उस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद मतलब ये जो रेक्टोवायरसेस है ना, ये नॉर्मली ना इसका स्फेरिकल होते हैं और 100 नैनोमीटर साइज़ इनका होता है। और अगर रेक्टोवायरस में एग्जांपल भी देखें ना, तो हमारे पास दो एग्जांपल्स होती हैं, जैसे कि HIV और उनको वायरसेस। जो HIV है ना, ये कॉज करता है एड्स को और होस्ट डिपेंडेंट होते हैं, और इसके एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास ह्यूमन बींग्स। और अगर उनको दूसरा जो उनको वायरस है, उसमें ये क्या कहता है, कॉज करता है कैंसर को। ये नॉट होस्ट डिपेंडेंट होते हैं, और इसमें एग्जांपल आते हैं रोडेंट्स एंड वूल्स आ जाते हैं। और इसके अलावा इसमें जो एड्स होते हैं ना, ये रिड्यूस करते हैं इम्यूनिटी को, इन्फेक्शंस और लिकोसाइट्स वगैरह, इसमें वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। इसके अलावा रेक्टोवायरसेस जो है ना, उनको जीन्स और ह्यूमन जीन की स्टडी करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक एक्सप्रेशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं जो डीएनए अपनी स्पेसिफिक प्रोटीन बना रहा होता है ना, उसको एक्सप्रेस करवाने के लिए। जो एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं ना, उनमें कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि प्रोमोटर्स हो गए, ऑपरेशंस हो गए और राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स हो गई। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन वेक्टर की कुछ टाइप्स हैं, जो कि बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर्स है, और यह जिसे क्रोमोसोम इंसेक्ट सेल कहा जाता है। जीन थेरेपी है इसमें। एक्सप्रेशन वेक्टर्स जो होते हैं ना, ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, जो कि हमें यूज़फुल होती है, हमें हेल्प करती है कि हम उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ सकें, उसके फंक्शन समझ सकें। जो कि प्रोटीन के फंक्शन हमारे पास अननोन होते हैं ना, उसको समझने के लिए एक्सप्रेशन वेक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और ये यूज़फुल होते हैं क्योंकि कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं उनको आइसोलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो एक्सप्रेशन वेक्टर उस प्रोटीन को आइसोलेट करने में और उनको एक्सप्रेस करवाने में हेल्प करते हैं, और फिर उसकी मदद से हम अपना स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन प्रोटीन के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उनको फर्दर रिसर्च में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर है ना, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उसमें बहुत लो एक्सप्रेशन लेवल्स होते हैं, अपना प्रमोटर चेंज कर लेता है, चेन प्लाज्मिड्स कर लेता है अपने, उसकी सेल टाइप चेंज हो जाती है, और उसमें बहुत सारे आरएनए रेयर किस्म के ऐड हो जाते हैं और कोडोन हो जाते हैं ऐड, जो कि प्रोटीन को डिग्रेड कर सकते हैं। उसमें प्रोटीन के इनहिबिटर्स यूज़ हो जाते हैं, और भी बहुत सारे, जैसे प्रोटीएज हो गया, वो इनहिबिटर यूज़ होता है, जो कि जब हमारी प्रोटीन होती है ना, उसके एक्सप्रेशन को रोक देता है, और प्रोटीएज जो होता है वो फिर प्रोटीन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह इसमें जो ग्लाइकोसाइलेशन होती है ना, वो भी कैरिड आउट नहीं होती। इसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है यीस्ट, या भी कोई भी ममेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। और जो बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स भी मिल जाती हैं, जिनको फिर एक्सप्रेस करवाना और उन पर रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता है। फिर उनके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि रीफोल्डिंग बफर्स होते हैं, फिर उनके ज़रिए प्रोटीन्स को रीफोल्ड किया जाता है, अनफोल्ड किया जाता है, फिर उसको समझा जाता है। इसी तरह एग्जैक्ट हमें वो वाली प्रोटीन्स नहीं मिल सकती, हम उन पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से फिर वो एक्सप्रेशन जो है वो लेट आता है हमारे पास प्रोटीन का। इसी तरह जो रिपोर्टर जीन वेक्टर होते हैं ना, ये जीन को इनकोड करते हैं, ताकि वो प्रोटीन जिसकी एक्टिविटी जो सेल में रुक जाती है ना, जो कि नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं होती, ये रिपोर्टर जीन उनको बहुत जल्दी एक्सप्रेस करवा देते हैं। ये रेगुलेटरी सीक्वेंस के साथ लिंक होते हैं, जिनका फंक्शन ये होता है कि वो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी जो कि रेगुलेटरी सिस्टम में होती है ना, उसको डिटेक्ट करती हैं और उसके लेवल को रिपोर्ट करती हैं। इसीलिए इन्हें रिपोर्टर जीन कहा जाता है, ताकि हमें साथ साथ रिपोर्ट मिलती रहती है कि कौन सा जीन कौन सी प्रोटीन को इनकोड कर रहा है और कहाँ पर ये इनकोडिंग हो रही है। और वो जब हमें साथ साथ उसका एक ग्राफ मिलता है, जिसकी मदद से हमें ये हेल्प होती है कि हम उसको समझ सकें। शटल वेक्टर
जो वेक्टर्स होते हैं ना, ये एक टाइम पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और यीस्ट हो गया, एक ही दफ़ा में ये बैक्टीरिया में भी एक्सप्रेस। फॉर एग्जांपल हमने देखना है कि हमें जो एक प्रोटीन है उसका रिज़ल्ट बैक्टीरिया में कैसे मिलता है और उसी जीन का यीस्ट में कैसे मिलता है। तो हम शटल वेक्टर की मदद से वो प्रोटीन को एक्सप्रेस करवाएंगे दोनों ऑर्गेनिज्म में, और फिर हम उसको कैरिड करेंगे। और ये इनके पास बहुत अप्रोप्रिएट रीजन होता है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। और ये जो होते हैं ये एक एक जीन को बैक्टीरिया में भी क्लोन कर सकते हैं और इसमें म्यूटेट भी हो जाते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है ना, इसमें हम एनिमल्स और यीस्ट दोनों में इसके फंक्शंस को टेस्ट कर सकते हैं।